हेलो एवरीवन, हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। हमारी 180 क्वेश्चन की जो सीरीज चली हुई थी उसी के अंदर हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम क्या है थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि इसको हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो मेनली एमपीएचडब्ल्यू के एग्जाम में जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सब्जेक्ट नर्सिंग के जो सब्जेक्ट है यहीं से देखने को मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट से देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट जरूर होता है ये, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो इसके जो बोरनेस है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे और एक एक चीज है वो हम आपको बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे। और 180 क्वेश्चन के अंदर ही हम आपको पूरी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को जो है कवर करवाने की कोशिश करेंगे। साथ में जो भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे नहीं है तो इसकी एक्सप्लेनेशन से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जब भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पढ़ाए हुए यानी कि जो 180 क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी जो सीरीज है। इसका जो एपिसोड नंबर 1 है यानी कि 180 क्वेश्चन के अंदर से हम 30-30 क्वेश्चन की 6 क्लासेज जो आपने हमारी पहले की क्लासेज भी देखी होंगी उसी के हिसाब से, उसी सेम पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन ए नर्स एडमिनिस्टर वैक्सीन टू द चिल्ड्रन ही सी दैट वाइल वैक्सीन वाइल सर्कल पार्ट कलर इज ब्लू देन नर्स शुड, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे वीवीएम के बारे में पूछा गया है कि भाई जो वीवीएम है वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वीवीएम जो है इसकी फुल फॉर्म भी काफी बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर इसके अंदर क्या होता है कि जो बाहर का जो आउटर बॉर्डर जो होता है वो हमारा ब्लू कलर का होता है और जो इनर बॉर्डर जो होता है हमारा वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इस तरीके का जो वैक्सीन के ऊपर हमारा वीवीएम छपा हुआ होता है जो हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारी वैक्सीन थी ये जो एडमिनिस्टर करने योग्य है या नहीं है। अगर आपको WB दिख जाए यानी कि व्हाइट और ब्लू, इसका मतलब क्या है, ये आपको एडमिनिस्टर करनी है, आप दे सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो सर्कल पार्ट है दैट वैक्सीन वाइल सर्कल पार्ट कलर इज ब्लू, यानी कि ये पूरा का पूरा कैसा कलर हो रखा है, हमारा ब्लू कलर हो रखा है। तो अब देखो ब्लू कलर में दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही ब्लू कलर के हो गए, यानी कि आपको जो वैक्सीन है इसको हम नॉट एडमिनिस्टर हम नहीं देंगे। ठीक है, नर्स क्या करेगी, अगर जो पूरा का पूरा सर्कल है, पूरा वैक्सीन का जो सर्कल है ये पूरा ही ब्लू कलर का हो रखा है तो एडमिनिस्टर द वैक्सीन तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि WB होना चाहिए भाई, व्हाइट कलर जरूर होना चाहिए, व्हाइट एंड ब्लू। तो एडमिनिस्टर द वैक्सीन नहीं होगा, डिस्कार्ड द वैक्सीन। अब ये हमारे कोई काम की नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उस वैक्सीन को भाई डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, वैक्सीन को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। कीप इन द डीप फ्रीजर, तो अब जब वो वैक्सीन खराबी हो चुकी है तो आप उसको चाहे किसी भी टेम्परेचर के अंदर रखो उसका कोई रोल नहीं होता। तो ना तो हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे ना ही उसको डीप फ्रीज में नहीं रखेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, सिर्फ डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इम्यूनाइजेशन इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कि इम्यूनाइजेशन जो प्रिवेंशन के 4 लेवल हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 4 लेवल होते हैं हमारे प्रिवेंशन के, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात कर लूं प्रीमोर्डियल का। तो प्रीमोर्डियल के अंदर तो क्या होता है भाई, जब भी कोई बीमारी है उसके रिस्क फैक्टर को हम कम करते हैं। जैसे हम बोले कि हम उसको बोल दें कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। ठीक है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, आपको हेल्दी डाइट करनी है, योगा करना है। ठीक है, योगा करना है, योग करोगे तो जो बीमारी है वो आपको नहीं होगी, वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या किसके अंदर आती हैं, किस प्रिवेंशन के अंदर आती हैं, हमारे प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आती हैं। जबकि इम्यूनाइजेशन यानी कि बीमारी के आने से पहले ही हम उसको ठीक कर दें। ठीक है, उसको बीमारी के आने से जब ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स अराइज नहीं हुए हैं, उस बीमारी के सिम्टम्स अराइज नहीं हुए हैं, उससे पहले ही
हम जो वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, और वो किसके अंदर करते हैं, हम प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर करते हैं, बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। लेकिन इन सेकेंडरी प्रिवेंशन जब सिम्टम्स ऑनसेट हो जाते हैं, ऑनसेट ऑफ डिजीज, ऑनसेट सिम्टम्स ऑफ डिजीज, उसके बाद में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट जो आता है वो किसके अंदर आता है, सेकेंडरी के अंदर। और टर्सरी में क्या आता है, रिहैबिलिटेशन, यानी कि जो पर्सन है उसकी पहले वाली कंडीशन में लेके आ जाना, वो क्या कहलाता है, हमारा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन कौन सा रह जाएगा भाई, प्राइमरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, एड्स इज आल्सो कॉल्ड एज, एड्स का दूसरा नाम पूछा गया है, ठीक है, एड्स का दूसरा क्या नाम होता है, हैंसन डिजीज, ये तो आपको पता है किसका नाम है, लेप्रोसी का, ठीक है, कोच डिजीज, कोच किसका है भाई, ट्यूबरकुलोसिस का, वूपिंग कफ ये किसका है भाई, पर्टोसिस, या जिसको हम बोलते हैं 100 डे कफ, 100 डे कफ। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्स इज आल्सो कॉल्ड एज स्लिम डिजीज, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो ये यहाँ पे है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी सेट शुड बी डिस्कार्डेड बाय नर्स इन, ठीक है, ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, जब आप हॉस्पिटल के अंदर पोस्टेड हो जाओगे तो भी आपसे ये क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई बीटी बैग है ये किस में डालेंगे, बीटी सेट जो है ये किस में डालेंगे। ये सब पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बीटी सेट, अब मेरे को बताओ बीटी सेट किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है भाई, और प्लास्टिक किसके अंदर जाता है, हमारे प्लास्टिक किसमें जाता है, रेड के अंदर जाता है, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे इसके अंदर कि सर जो ब्लड होता है हमारा, ठीक है, ब्लड होता है, ब्लड किसके अंदर जाता है, ब्लड किसके अंदर जाता है भाई, तो आप बोलोगे येलो कलर के अंदर जाएगा, ठीक है, ब्लड किस में जाता है, येलो कलर में जाएगा। तो इस बीटी सेट के अंदर भी ब्लड भरा हुआ होता है। तो भाई बात ऐसी है कि जहां पे भी आपको प्लास्टिक मेजोरिटी के अंदर दिख जाए या प्लास्टिक दिख जाए तो वो सीधा का सीधा जो है आपका रेड बैग के अंदर जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि भाई ग्लव्स किस में जाएंगे, ठीक है, ग्लव्स किस में जाएंगे, तो रबड़ प्लास्टिक सारे किस में जाते हैं, हमारे रेड बैग के अंदर जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक हो या ग्लव्स हो, रबड़ हो, किस में जाता है, रेड में। अगर अब ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अगर ब्लड कंटामिनेटेड ग्लव्स हैं, उनके अंदर ब्लड भरा हुआ है, हमने कोई प्रोसीजर किया, पूरे के पूरे जो है ग्लव्स हमारे ब्लड से सन गए हैं, तो अब उसको किस में डालेंगे हम, तो किस में डाला जाएगा, तो भी हम बोलेंगे भाई ये तो ब्लड है, ब्लड के तो फिर किस में जाना चाहिए, येलो में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ग्लव्स हमारे हमेशा रेड में जाएंगे, चाहे वो ब्लड से सने हुए हो, चाहे वो पस से सने हुए हो, किसी से भी कंटामिनेटेड हो, हमेशा रेड के अंदर जाएंगे। बीटी सेट हमेशा रेड में जाएगा। अगर ब्लड बीटी बैग की बात कर लेते हैं हम, तो ब्लड बैग जो है वो हमारा यहाँ पे येलो में जाता, ठीक है, ब्लड बैग किस में जाता, येलो में जाता, क्योंकि जो ब्लड बैग होता है वो जो हमारा होता है वो प्लास्टिक पीवीसी का बना हुआ होता है, ठीक है, जो आसानी से इंसिनेशन हो जाता है, डिस्पोज इजिली हो जाता है, ठीक है। ये प्लास्टिक जरूर होता है लेकिन इंसिनेशन ये आसानी से हो जाता है, इसका डिस्पोज आसानी से हो जाता है, इसलिए ये हमेशा किस में डाला जाता है, फिर येलो के अंदर डाला जाता है कि भाई इसके अंदर ब्लड था, अब भी ब्लड बचा हुआ है, तो हम इसको किस में डाल दें, येलो के अंदर डाल दें, ठीक है। व्हाइट बैग की बात कर लूं तो जो भी पंचर प्रूफ, जैसे निडल्स जो होती हैं हमारी, साथ में जो भी शार्प ऑब्जेक्ट जो हैं, शार्प मेटेलिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे व्हाइट में जाते हैं। और ब्लू की मैं बात कर लूं, ब्लू पंचर प्रूफ की अगर मैं बात कर लूं, तो ब्लू पंचर प्रूफ जो होता है
इसके अंदर हमारे जो कांच की वायल्स एम्पुल जो टूटे हुए होते हैं, ठीक है, कांच की शार्प टूटी हुई वायल एम्पुल, ये सब किसके अंदर जाते हैं, हमारे ब्लू पंचर प्रूफ के अंदर जाते हैं, ठीक है। व्हाइट के अंदर क्या जाता है, हमारा मेटेलिक शार्प जाता है, रेड के अंदर हमारा प्लास्टिक जाता है, येलो के अंदर हमारा ब्लड कंटामिनेटेड जो चीजें होती हैं, ब्लड कंटामिनेटेड चीजें जो होती हैं वो सारी किस में जाती हैं, येलो वाले के अंदर जाती हैं, ठीक है। जैसे ब्लड कंटामिनेटेड में क्या आ गए भाई, जो भी पट्टियां हैं, ठीक है, उसके बाद में स्वैब हैं, जिनके जब हमने पेशेंट के ऊपर उनको यूज किया है, उसके बाद वो किस में यूज होंगे, किस में जाएंगे, वो येलो बैग के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपका हल्का फुल्का बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। बाकी आगे और क्वेश्चन आते जाएंगे, धीरे धीरे हम बायोमेडिकल वेस्ट को पूरा पढ़ लेंगे, पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ एटीटी आर बैक्टीरियासाइडल ड्रग एक्सेप्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, रिफाम्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, पायरिनाजिनामाइड, ठीक है। तो यहां पे जो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग एक्सेप्ट पूछा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इथाम्ब्यूटोल, ठीक है। क्या सही हो जाएगा, इथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं, गोबी इज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ के अंदर जो स्ट्रेटजी थी, कौन सी स्ट्रेटजी, GOBI, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म के अंदर पढ़ा था। जी से बनता है हमारा ग्रोथ चार्ट, O से बनता है ORS, B से बनता है ब्रेस्ट फीडिंग, और I से बनता है हमारा इम्यूनाइजेशन। क्या बनता है, इम्यूनाइजेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग भी है, ORS भी है, इम्यूनाइजेशन भी है, नोट इंक्लूड क्या नहीं है, वेट, क्या कहीं पे इसमें वेट का जिक्र आया, नहीं आया। वेट क्या हो गया, अब ये हमारा कंसेप्ट जो इंक्लूड है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी यहां पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, विच मेडिकेशन शुड बी गिवन विद आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड के साथ में कौन सी मेडिसिन है जो दी जाती है, तो उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो पायरिडोक्सिन जो मेडिसिन होती है, विटामिन B6, इसको हम हमेशा आइसोनियाजिड अगर किसी पेशेंट की चली हुई है, इसके साथ में हम पायरिडोक्सिन देते हैं। क्यों, अगर ये नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, आइसोनियाजिड की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमें देखने को मिलेगी। अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था HSSC का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भाई जो पायरिडोक्सिन है, अगर ये आप नहीं देते हो आइसोनियाजिड के साथ में, तो आइसोनियाजिड क्या कर देगी, किसको कोज करेगी, तो किसको करेगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि जो हाथ पैर हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे सुन्न हो जाएंगे, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ये कोज करेगी। तो यहाँ पे पायरिडोक्सिन जो टैबलेट होती है वो हमें जरूर चलानी होती है, ठीक है। पायरिडोक्सिन टैबलेट है वो आइसोनियाजिड के साथ में हमें देनी होती है ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च इन, मिड डे मील प्रोग्राम जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले 1962 के अंदर लॉन्च किया गया था। कहां पे, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कहां पे भाई, तमिलनाडु के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद में इसका मकसद क्या था, ठीक है, तो मकसद क्या था कि भाई जो बच्चे हैं उनको जो दोपहर के समय में, जब जो स्कूल के अंदर आता है उसको दोपहर के समय में खाना दिया जाए, ठीक है, दोपहर के समय में खाना दिया जाए, जिससे जो बच्चा है वो नियमित रूप से स्कूल आएगा, ठीक है भाई। जिसको दोपहर का खाना अगर स्कूल में मिलेगा तो नियमित रूप से जो उसकी कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी, साथ में जो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बैलेंस रहेगा। काफी बच्चे क्या होते हैं, बिना खाने खाए ही स्कूल के अंदर आ जाते हैं, बिना खाना खाए जो स्कूल के अंदर आ गए, अब पूरे दिन उनको खाना नहीं मिलने वाला, शाम को मिलेगा जब छुट्टी होगी। तो सरकार ने क्या सोचा था कि भाई जब अगर ऐसा है तो बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी कैलोरी है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इसको क्यों ना न्यूट्रिशनल स्टेटस भी सुधरे, बच्चे की कंटिन्यूटी भी सुधरे।
तो हम मिड डे मील प्रोग्राम को लॉन्च कर देते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद में इसको 15 अगस्त 1995 से इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था, यानी कि हर राज्य के अंदर इसको लागू किया गया था, ठीक है। 15 अगस्त 1995 अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये भी यहाँ पे सही माना जाएगा, क्योंकि सेंटर ने इसको 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया था, तमिलनाडु ने इसको 1962 में। तो सबसे पहले इसको किसमें 1962, यहाँ पे 95 है नहीं, ठीक है, तो वो इसी वजह से नहीं है। यहां पे क्या किया गया था मिड डे मील के लिए कि बच्चे को दोपहर के समय में खाना दिया जाए। इस खाने के लिए क्या होता है कि जो बच्चे की 1/3 कैलोरी जो है इसकी रिक्वायरमेंट उसके दोपहर के खाने में पूरी कर दी जाए, और 1/2 जो उसका 1/3 कैलोरी, यानी कि जो डेली रिक्वायरमेंट की जो उसकी कैलोरी है उसके तीसरे हिस्से की कैलोरी उसी समय दे दी जाए, और जो आधे हिस्से का जो प्रोटीन है वो उसको उसी समय दे दिया जाए। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है भाई, हमारी बॉडी वेट के हिसाब से होती है, जितना वजन है उसको उतने ही प्रोटीन चाहिए होता है, तो आधा प्रोटीन उसको उसी खाने में दे दिया जाए। और 1/3 कैलोरी जो है दिन के जितनी भी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी तीसरे हिस्से की कैलोरी उसको उसी टाइम पे दे दी जाए। जब ये मिड डे मील जो है दुनिया का सबसे ज्यादा जो खाना देने वाला, फूड देने वाला एक प्रोग्राम था, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भागीदारी होती है वो 75 और 25 की होती है, यानी कि 75% जो रुपए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 25% जो रुपए है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। पर बच्चे के हिसाब से 100 ग्राम खाने के हिसाब से गेहूं या जो भी अनाज होता है, मोटा अनाज गेहूं, इसको जो है हरियाणा गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई करवाती है कि स्कूल में इतने बच्चे हैं तो उनको 100 ग्राम एक बच्चे के लिए उस हिसाब से आता है, ठीक है। वो तो दूर की बात है, हमें तो उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम 1962 में तमिलनाडु ने पहला स्टेट था जिसने इसको लागू किया। 15 अगस्त 1995 के टाइम पे इसको जो है सेंट्रल लेवल पे इसको हर राज्य के अंदर लागू कर दिया गया कि जो बच्चे को है वो दोपहर का खाना है वो स्कूल में दिया जाए, जिससे बच्चा है वो नियमित रूप से स्कूल आए, जिसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बच्चे का सुधर जाए। उसके बाद में जो उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है बच्चे की, वो खाने के अंदर 1/3 रिक्वायरमेंट जो है उसकी पूरी होनी चाहिए, और आधा प्रोटीन है वो उसी खाने से बच्चे को मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, द रेशियो ऑफ CD4 एंड CD8 HIV इन्फेक्टेड पर्सन इज। तो हम HIV इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई HIV क्या होता है, ये हमारा अटैक करता है किसके ऊपर, CD4 सेल्स के ऊपर अटैक करता है। हम बहुत बार पढ़ते आए ये चीजें, ठीक है। CD4 सेल्स होती क्या है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, WBC की एक सेल होती है CD4 सेल्स, जो क्या करती है, जिसको हम हेल्पर टी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेल्पर टी सेल। ये क्या करती है भाई, हेल्पर टी सेल जब कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन मटेरियल, पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये क्या करता है, उसको किल करवाने में हेल्प करवाता है। लेकिन HIV क्या करता है, इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो CD4 सेल काउंट जो है वो हमारी कम हो जाती है। और इसकी नॉर्मल CD4 सेल काउंट की मैं बात कर लूं तो 800 से 1500 mm³, ठीक है। ये क्या है, CD4 सेल का नॉर्मल काउंट है। अब क्या पूछा है इसने, अगर यहां पे इतना ना पूछा होता, सिर्फ ये पूछा होता द रेशियो ऑफ CD4 एंड CD8, तो यहां पे हमारा जो आंसर रहता वो रहता 1:2। लेकिन HIV जो इन्फेक्टेड होता है इसके अंदर ये रेशियो जो होता है ये हमारा रिवर्स हो जाता है, यानी कि 2:1। तो यहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है HIV इन्फेक्टेड का हमें रेशियो बताना है, तो 2:1 यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लेता द रेशियो ऑफ CD4 एंड CD8, बस इतना ही पूछ लेता, यानी कि नॉर्मल के बारे में पूछी गई है चीजें, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होता, 1:1:2 हमारा यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर HIV इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। HIV हो गया है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी। तो सभी को पता है कि जिडोविडीन जो होती है ये क्या है भाई, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ HIV, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेग्नेंट पूछा है,
तो ये बदल जाएगी, नेविरापाइन क्या हो जाएगी, हमारी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर HIV इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, जो फीमेल है उसको अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान हम HIV की जो ड्रग्स दे रहे हैं तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, नेविरापाइन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, नेविरापाइन, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, हाउ मच टाइम आफ्टर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग टू द नियोनेट इन नॉर्मल डिलीवरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आधे घंटे के बाद में हमें उसको ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। अगर LSCS हुआ है तो उसको हमें 2 घंटे के बाद में उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रूट ऑफ मीजल्स, मीजल्स, ठीक है, मीजल्स क्या है, MSC करवानी है। ठीक है, MSC, तो मीजल्स क्या है, मीजल्स को हम कैसे देंगे भाई, सबक्यूटेनियस देंगे। ठीक है, कैसे देंगे, सबक्यूटेनियस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। भाई लीवर की जो भी बीमारी की बात आ जाती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज याद आ जाती है, क्या, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल। तो यहाँ पे लिवर सिरोसिस का मेन कोज क्या है, ठीक है, कॉमन कोज क्या है, अल्कोहल कंजप्शन। अगर दारू पीते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा लिवर सिरोसिस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, व्हेन नर्स एग्जामिन द हेपेटाइटिस पेशेंट नर्स शुड डू। ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया है, ठीक है, हेपेटाइटिस, तो सीधी सी बात है भाई, हेपेटाइटिस हो गया है तो येलोइश कलर ऑफ स्किन बिल्कुल सही है। ठीक है, जॉन्डिस हमें देखने को मिलेगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ठीक है, क्ले कलर्ड स्टूल ये भी हमें देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस के पेशेंट के अंदर ये तीनों सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, BCG डिजोल्व इन, BCG किसके अंदर डिजोल्व होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके बता देंगे एक बार कि BCG डिजोल्व इन, BCG किसमें डिजोल्व होती है। ठीक है, BCG किसमें डिजोल्व होती है, नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल वाटर, डेक्सट्रोज, ऑल ऑफ द अबव। क्या सभी के अंदर इसको हम डिजोल्व कर सकते हैं, नहीं, जो BCG होती है वो हमारी नॉर्मल सलाइन के अंदर डिजोल्व होती है। ठीक है, दूसरी मैं बात कर लेता हूं MR, तो MR जो होती है वो हमारी डिस्टिल वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। उसके अलावा कोई भी जो वैक्सीन है उसको डिजोल्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, घोलक की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, किसी भी प्रकार के घोलक की जो जरूरत है वो नहीं पड़ती है। BCG के लिए नॉर्मल सलाइन, MR के लिए डिस्टिल वाटर, ये पूछे जाएंगे तो BCG के लिए पूछा जाता है नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। MR का पूछ लिया जाता डिस्टिल वाटर, इसके अलावा कोई भी वैक्सीन है उसके लिए हमें कोई भी जो है घोलक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, इलिजिबल कपल। इलिजिबल कपल का मतलब क्या होता है भाई, कि वो कपल जो कंसीव करवा सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलिजिबल कपल। तो कौन सी एज भाई, 15 से 45, क्योंकि 15 से 45 एज के अंदर क्या होता है भाई, रिप्रोडक्टिव एज है, जो मेंसेस है इसी दौरान, ओवुलेशन इसी दौरान होता है, तो इसी दौरान जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो जो इलिजिबल कपल के लिए जो रजिस्टर होता है, ठीक है, इसके लिए एक रजिस्टर बनाया हुआ होता है जो आपको सब सेंटर के ऊपर देखने को मिलता है, जिसके अंदर पूरे जो है गांव लेवल के जो इलिजिबल कपल होते हैं उन सब के रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है कि ये कपल हैं जो इलिजिबल हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के। इसमें एक ने भी अगर ट्यूबेक्टमी करवा ली, वैसेक्टमी करवा ली, तो इस रजिस्टर से उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं कि भाई ये एलिजिबल कपल नहीं है। ठीक है, या किसी की कोई विडो हो गया है या किसी की जो वाइफ है वो एक्सपायर हो गई है, तो उसको एलिजिबल कपल से जो है हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सब सेंटर के ऊपर इस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है, एलिजिबल कपल रजिस्टर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, साइलेंट किलर डिजीज ऑफ नियोनेट। नियोनेट की सभी को पता है भाई, हाइपोथर्मिया, बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कम चला जाता है। ठीक है, तो साइलेंट किलर डिजीज इन नियोनेट अगर अडल्ट की पूछ लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता, हाइपरटेंशन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डोज ऑफ विटामिन ए, ठीक है, डोज ऑफ विटामिन
ए, विटामिन ए की डोज क्या होती है, ठीक है। तो हमें पता है भाई विटामिन ए की टोटल कितनी डोज देते हैं, तो 9 डोज देते हैं। टोटल कितनी देते हैं, तो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डोज ऑफ विटामिन ए पूछ लिया, तो यानी कि इसने फर्स्ट डोज के बारे में पूछा है, तो पहली डोज क्या देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद में जो 8 डोज जो होती हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 1 + 16 टोटल कितनी हो गई, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन ए की हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, हाउ मेनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो कितनी बीमारियों का अकॉर्डिंग टू वैक्सीनेशन शेड्यूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 डिजीज जो हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 7 बीमारियों को आर वैक्सीनेटेड किया जाता है, ठीक है सी, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7। उसके बाद में है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तो ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है, कंटिन्यू ब्लीडिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, एमटीपी एक्ट आया था 1971 के अंदर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, एमटीपी एक्ट कब आया था, 1971 के अंदर आया था। उसके बाद में है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एमएमआर इन इंडिया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या है, कॉमनेस्ट कॉज क्या है उसका, तो क्या है भाई, हेमरेज, ब्लीडिंग जो होती है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग जो है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, पीपीएच, ठीक है। उनकी ब्लीडिंग या तो डिलीवरी के बाद में क्या है, वो ब्लीडिंग ना रुके या पहले ना रुके, यानी कि हेमरेज क्या है, ब्लीडिंग क्या है, जो उसका लीडिंग कोज है, कॉमनेस्ट कोज होता है मैटरनल मोर्टेलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, कॉमनेस्ट कोज ऑफ नियोनेटल डेथ इज प्रीमैच्योरिटी, ठीक है, नियोनेटल डेथ इज प्रीमैच्योरिटी, टाइम से पहले ही 7 महीने 8 महीने के ऊपर समय से पहले उसकी डिलीवरी हो जाती है, प्रीमैच्योरिटी, ठीक है। कॉमनेस्ट कोज ऑफ नियोनेटल डेथ, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द मेन हेल्थ इंडिकेटर ऑफ एनी कंट्रीज, कि भाई किसी भी देश की अगर हेल्थ इंडिकेटर देखना है कि इसका हेल्थ स्टेटस जो है वो कैसा है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा उसका, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें देखना पड़ेगा, आईएमआर जो है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसी से हमें पता चल जाएगा कि इस देश का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, किस तरीके का है। इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट जो है मदर और बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है, मदर और बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है। उसको हर महीने के अंदर 3 दिन फिक्स किए हुए हैं कि भाई इन दिनों के अंदर आपको फ्री हेल्थ चेकअप होगा, अल्ट्रासाउंड आपका फ्री होगा, आपको 50 रुपए की डाइट जो है वो हॉस्पिटल से दी जाएगी इन 3 दिनों के दौरान अगर आप विजिट करते हो तो, ठीक है, ताकि जो मदर है और बच्चा है दोनों का अच्छे से ख्याल रखा जाए। जो भी डिलीवरियां हो सारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरियां हो, इसके लिए आशा वर्कर को पोस्टेड किया हुआ है, ठीक है, कि आपको जितनी भी डिलीवरियां हैं सारी की सारी इंस्टीट्यूशनल करवानी है, हॉस्पिटल में करवानी है, या तो गवर्नमेंट में करवाओ या प्राइवेट में करवाओ, ठीक है। घर पे कोई भी डिलीवरियां नहीं होगी, क्योंकि घर पे होगी तो क्या है, इन्फेक्शन फैलेगा, ठीक है, तो इन्फेक्शन की वजह से या पीपीएच हो गया तो कोई देखने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो जो हमारा स्टेटस है हेल्थ इंडिकेटर वही बताएगा कि हाँ भाई सारी डिलीवरियां इंस्टीट्यूशनल हो रही हैं, ना ही तो वहां पे मदर की डेथ हो रही है ना बच्चे की डेथ हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उस देश का जो है कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है भाई, गुड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मालाडी कंटेन, मालाडी के अंदर कितनी टैबलेट होती हैं, तो आपको पता है 28 टैबलेट्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो 21 + 7 का मतलब क्या है भाई, 21 तो जो है वो हमारी हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं, हार्मोनल पिल्स होती हैं, और 7 जो पिल्स हैं वो हमारी आयरन की पिल्स होती हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी कि टोटल 28 पिल्स हैं, 21 जो पिल्स हैं वो हमारी हार्मोनल पिल्स हैं, 7 पिल्स हैं वो आयरन की हैं, वो इसलिए दी जाती हैं ताकि भाई जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, ठीक है, जो टैबलेट लेने की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, साथ में आयरन की वजह से मदर के अंदर या फीमेल के अंदर जो है वो एनीमिया ना हो, भाई हर महीने वो 7 टैबलेट आयरन की लेती रहेगी तो उसका जो आयरन लेवल है वो अच्छा रहेगा, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी कि एनीमिया जो उसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो इन्हीं टैबलेट से पूरी हो जाती है, ठीक है। अगर किसी दिन बीच में एक टैबलेट एक दिन लेना हम छोड़ देते हैं
तो नेक्स्ट डे हमें 2 टैबलेट लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। लोकिया डिस्चार्ज कंटेन, लोकिया के अंदर क्या होता है, तो पहले 14 दिन के डिस्चार्ज को हम लोकिया बोलते हैं। ठीक है, याद करने के लिए RSA रोड साइड एक्सीडेंट, पहले लोकिया रुब्रा, उसके बाद लोकिया सिरोसा, उसके बाद में लोकिया एल्बा, RSA। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे हैं, लोकिया एल्बा भी है, सिरोसा भी है और लोकिया रुब्रा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। विच कलर कोडिंग गिव टू द डेड पेशेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायज सिस्टम। ठीक है, ट्रायज सिस्टम के अंदर जो कलर कोड है वो क्या देंगे, किसको, डेड पेशेंट को, कोई मर चुका है। ठीक है, तो उसको हम देंगे कोड ब्लैक। ठीक है भाई, ट्रायज का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट की नीड के हिसाब से हम उनको प्रायोरिटी बेसिस जो है ट्रीटमेंट देते हैं। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब क्या होता है भाई, वैसे तो आप ओपीडी में देखोगे, ओपीडी में क्या होता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, यानी कि पहले अगर ओपीडी में जो आया है पहले डॉक्टर है उसको देखेगा, फिर जो बाद में आया उसको देखेगा, फिर उसके बाद में आया उसको देखेगा। लेकिन ट्रायज के अंदर क्या हो, ऐसा नहीं होता है। मान के चले एकदम से मैस्यू आ गया, ठीक है, मैस्यू को एक्सीडेंट होके आ गया, तो उसके अंदर क्या पेशेंटों को ऐसे रखा जाएगा कि मैं पहले आया हूं तो मेरा इलाज पहले कर दो, लेकिन मेरे दिक्कत कुछ भी नहीं है, मेरा हल्का सा क्या है, इस हाथ के अंदर जो है पेन हो रखा है, तो मैं बोल दूं नहीं पहले तो मैं आया था, तो ऐसा नहीं होता। तो उनको उनकी कैटेगरी वाइज बना दिया जाता है, जिनको ज्यादा ट्रीटमेंट की नीड है उनको आगे रखा जाता है, जिनको कम है उनको और नीचे रखा जाता है, जिनको सिर्फ मॉनिटरिंग की नीड होती है कि हाँ इनको देखना है उनको अलग कोड के अंदर रखा जाता है, और जो डेड हो चुके हैं उनको ब्लैक में रखा जाता है, यानी कि अब हमें इन्हें देखने की जरूरत नहीं है, इनको बाद में देखेंगे, पेशेंट जो है वो डेड हो चुका है। तो सबसे पहले हम रेड की बात कर ले, तो जो हाईली इमरजेंसी जो होती है हमारी, हाईली इमरजेंसी कोड रेड के अंदर आती हैं। हाईली इमरजेंसी के अंदर क्या आ जाएगा कि भाई आपको नीड टू रेफर, आपको रेफर करने की जो जरूरत हो सकती है, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट एड आप इनको रेफर कर सकते हो। ठीक है, हाईली इमरजेंसी। उसके बाद में आता है हमारा ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर में क्या आ जाएगा भाई कि आपको जो है ग्रीन कलर के अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर नो नीड टू रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है येलो, येलो के अंदर क्या आ जाएगा, ओनली पेशेंट मॉनिटरिंग। ठीक है, हमें सिर्फ पेशेंट को देखना है। ठीक है, नो नीड टू रेफर, इनको रेफर करने की भी कोई जरूरत नहीं है, नो एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा हमें इनके ऊपर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से जो पेशेंटों को रखा जाता है, ठीक है, उनको उनके प्रायोरिटी के हिसाब से, जिनको ज्यादा दिक्कत है उनको हाईली इमरजेंसी में कि हाँ इनको रेफर किया जा सकता है, इनको रेफर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ब्लैक वाला क्या है, डेथ। यहाँ पे तो जो हमारा ऑप्शन था वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ब्लैक हम डेथ के लिए देते हैं। उसके बाद में है ब्रेक बोन फीवर इज, ब्रेक बोन फीवर किसके, डेंगू को ही हम क्या बोलते हैं भाई, ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। डेंगू के अंदर क्या होता है, ब्रेक बोन फीवर, किसकी वजह से होता है, डेंगू जो होता है वो हमारा एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है उसकी वजह से हमें डेंगू देखने को मिलता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं भाई, टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। ठीक है, टाइगर मॉस्किटो इसी को बोला जाता है। टाइगर क्यों बोला गया है, क्या दिखने में टाइगर जैसा है, ठीक है, तो हाँ ये दिखने में टाइगर जैसा है। कैसे, इसके ऊपर स्पॉटेड होते हैं। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक कलर स्पॉटेड होता है, इसके अंदर व्हाइट कलर स्पॉटेड होता है। ठीक है, जो एजिड इजिप्टी जो मॉस्किटो है इसके ऊपर व्हाइट कलर स्पॉटेड होता है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है। ठीक है, मलेरिया जो है वो हमें फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से काटने की वजह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ एचआईवी। एचआईवी का कन्फर्मेटिव टेस्ट तो कौन सा है भाई, वेस्टर्न ब्लॉट इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ एचआईवी, सीबीसी इट इज नॉट ए टेस्ट फॉर एचआईवी। ठीक है, उसके बाद में एलाइजा, इट इज आल्सो ए टेस्ट फॉर एचआईवी बट कन्फर्मेटिव टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉट इज कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ एचआईवी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, विच हेपेटाइटिस वायरस इज डेंजरियस इन प्रेगनेंसी, कौन सा हेपेटाइटिस है जो प्रेगनेंसी के अंदर डेंजरियस है, फैटल है, घातक कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हेपेटाइटिस ई वायरस होता है HEV, इट इज फैटल इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ये बहुत ज्यादा घातक होता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी सीरीज थी 30 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो यहीं पे खत्म होती है। आगे भी हमारी जो क्लास है इसके ऊपर जारी रहेगी। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको हमारी जो क्लास है आज की क्लास वो कैसी लगी, क्योंकि आपका जो बताने का तरीका है, जो जिस तरीके से आप बताओगे वही हमें मोटिवेशन देगा और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो आज तक की क्लास के लिए यहीं तक था। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो एपिसोड 1 था वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में अगली 5 क्लास के अंदर और हम कम्युनिटी को अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी कम्युनिटी को इन्हीं क्लास के अंदर से आपको कवर करवा देंगे। मेनली जो है MPSW एंड नर्सिंग ऑफिसर दोनों के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। कम्युनिटी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और एक बार आप पढ़ोगे तो आपका कोई क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्जाम में भी अगस्त के लास्ट में आपको पता ही है, शायद अगस्त के लास्ट में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा, तो तैयारी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अभी तैयारी छोड़ दी तो पीछे की जो आप 4-5 महीने से जो मेहनत कर रहे थे उसका फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मेहनत आप लगातार करते रहें, क्लासेस हमारी रेगुलर रूप से देखते रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।